शाम के काले अंधेरे दिन की रोशनी को अपनी लपेट में ले रहे थे और मैं बैठी खाला शमा का इंतजार कर रही थी, जो कि बैंक किसी काम के सिलसिले में गई हुई थी, मगर वो मुझे कहीं से भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बार बार सड़क पर निकलकर उसको देखने की कोशिश करती, मगर वो मुझे दूर से भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो जल्द ही लौट आएगी। मैं हैरान थी कि खाला अच्छी तरह से जानती है कि मुझे रात को बहुत डर लगता है। उसने भी कभी मुझे रात को अकेले न छोड़ा था। इस वजह से मैं परेशान बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और सामने जिस शख्स को खड़ा पाया, उसको देखकर मेरी बहुत ज्यादा हैरानी हुई। वो कोई और नहीं बल्कि खाला का मुंह बोला बेटा था। अक्सर खाला अपने किसी भी काम के सिलसिले में उसके साथ जाया करती थी। वो भी खाला की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि उसके कोई माँ बाप न थे, तो वो खाला को ही अपनी माँ समझता। खाला भी इसको अपने बेटे जैसा मान देती थी। मैं उसको देखकर उसके लिए हैरान हुई, क्योंकि मुझे लगा था कि खाला बैंक वाले काम के सिलसिले में अपने मुंह बोले बेटे को साथ लेकर गई होंगी, मगर उसको यूं दरवाजे पर खड़ा पाकर मेरी परेशानी हद दर्जा बढ़ गई। जब उसने मुझे परेशान देखा तो मेरी परेशानी के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने उसको तमाम मामले के बारे में बता दिया कि खाला बैंक गई हुई हैं अपनी इसी जमीन वाले मामले के सिलसिले में, जिस पर उनके ससुराल वालों ने कब्जा किया हुआ है। वो जमीन इनके शौहर ने उनके नाम लगाई थी, मगर उनके ससुराल वाले इस पर जबरदस्ती कब्जा करके कहते हैं कि हम ये जमीन किसी भी सूरत में नहीं देंगे। उसने परेशान होते हुए कहा कि मुझे तो इस मामले के बारे में कुछ भी इल्म नहीं, ना ही कभी मुझे खाला ने बताया। इनकी बात सुनकर मुझे एक और झटका लगा। इसका मतलब है खाला ने इस तमाम मामले के बारे में अपने मुंह बोले बेटे को नहीं बताया था, तो यकीनन उन्हें इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे तो परेशानी के आलम में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि हमें जल्द खाला को ढूंढना होगा, क्योंकि खाला सुबह से बैंक गई हुई हैं, ताकि वो अपने जमीनी कागजात को बैंक में जमा करवा कर अदालत में जाकर मुकदमा डाल दें कि उनके ससुराल वाले जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, और वो भी इन कागजात पर जो कि बैंक में पड़े हुए हैं। अभी मैं खाला के मुंह बोले बेटे के साथ प्लान बना ही रही थी कि मैंने खाला को दूर से आते हुए देखा, जो कि लंगड़ा कर चल रही थी। मैं जल्दी से उनके करीब पहुंची, क्योंकि उनसे बहुत मुश्किल से चला जा रहा था। मैंने उनको जल्दी से जाकर थामा। जब मैंने उनको मुआयना किया तो उनके माथे पर मुझे पट्टी बंधी हुई नजर आई। मैं उनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो मैंने उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि लड़की मुझे सांस तो लेने दो। मैं जल्दी से उन्हें कमरे में ले गई और पलंग पर लटा दिया। उनके लिए पानी का ग्लास भर कर लाई। जब उन्होंने पानी पीकर सांस को बहाल किया तो फिर मेरे सवालों का जवाब देने लगी। उन्होंने कहा कि जब मैं घर से बाहर निकली थी तो मेरी टक्कर एक रिक्शे वाले से हो गई। वो तो मुझे टक्कर मारकर निकल गया, लेकिन मैं उस वक्त बेहोश हो गई। मुझे कोई होश ही न रहा। बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ लोग मुझे उठाकर अस्पताल की जानिब ले जा रहे हैं। जब कुछ लोग मुझे उठाकर अस्पताल ले गए तो चंद घंटों बाद जब अस्पताल में मुझे होश आया तो मुझे तुम्हारी फिक्र सताने लगी। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने मुझसे तुम्हारा नंबर मांगा, लेकिन मुझे तो नंबर ही याद नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे घर पहुंचा दें। तो इन्हीं में से एक नर्स मुझे यहाँ सड़क तक छोड़ कर गई है। उसे जल्दी थी, जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ तक नहीं ला सकी। मैं उसका शुक्रिया अदा करते हुए अब घर पहुंची हूँ। इनकी बात सुनकर मैं उनके गले लगकर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। जब मेरे वालिदैन की वफात हुई थी तब आप ही मुझे अपने साथ लेकर आ गए थे, इसलिए मैं आपको ही अपने वालिदैन समझती हूँ। तो मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूँगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही परेशान हो रही हो। मामूली सी चोट है जो कि खत्म हो जाएगी। जो चोटें अल्लाह ने हमारी जिंदगी में लिखी होती हैं वो मिलकर रहती हैं। हो सकता है इस छोटी सी चोट के वसीले में अल्लाह ने मुझे किसी बड़े हादसे से महफूज रख लिया हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मामूली सी चोट है जो कि चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। इस तमाम अरसे के दौरान मैं तो खाला के मुंह बोले बेटे को भूली बैठी थी, जो कि कब से खड़ा तमाम कार्रवाई को देख रहा था। जब खाला ने उसकी जानिब देखा तो कहा कि तुमने परेशानी में इसको भी बुला लिया। मैंने कहा कि ये तो खुद आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। मुझे लगा था कि आप इनके साथ गई हुई हैं, जिसकी वजह से मैं सुबह से मुतमईन थी, मगर सच्चाई जानने के बाद तो मैं मजीद परेशान हो गई। खाला ने मुझसे कहा कि छोटी छोटी बातों पर मेरे लिए परेशान न हुआ करो। जाकर मेरे बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लाओ, जो कि बेचारा कब से मेरी परेशानी में घुला जा रहा होगा। रात काफी हो रही थी तो मैं इनके लिए खाने का इंतजाम करके खाला के पास कमरे में ही ले आई। वो काफी देर खाला के साथ बातें करता रहा और फिर वापस चले गए। जब वो चले गए तो खाला ने खला में घूरते हुए कहा, क्या मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ सोचना चाहिए? कब तक ये अकेला मारा मारा फिरता रहेगा? कितनी बार मैंने उसको कहा कि मेरे पास आकर रहा करो, मगर वो तुम्हारी वजह से यहाँ आकर नहीं रहता, क्योंकि उसे दुनिया वालों की ज्यादा फिक्र है कि कहीं कोई तुम्हारे बारे में गलत बात न कहते। फिर वो मेरा मुंह बोला बेटा है, तो इस वजह से वो ये सब कुछ मुनासिब नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि इसकी कहीं पर शादी कर दूँ ताकि मेरे बेटे को संभालने वाली आ जाए, तो मुझे इसकी फिक्र ज्यादा सताया नहीं करेगी। मुझे भी इनकी बात पर वजन महसूस हुआ तो मैंने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाई। चंद दिनों बाद खाला अपने मुंह बोले बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने में कामयाब हो गई। वो बहुत अच्छी फैमिली थी जहाँ पर खाला ने अपने मुंह बोले बेटे का रिश्ता किया था। जब खाला ने इनको रिश्ते के बारे में बताया उन्होंने भी कोई एतराज न किया। वो भी अपना घर बसाना चाहते थे। शादी के तमाम इंतजामात खाला ने खुद किए थे
क्योंकि वो अपने मुंह बोले बेटे पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें अपना बेटा माना है तो अब सारे खर्चात भी मैं ही करूंगी, क्योंकि खाला के मुंह बोले बेटे के कोई भी आगे पीछे रिश्तेदार मौजूद न थे और उनके वालिदैन का इंतकाल भी बचपन में ही हो गया था। तो खाला के मुंह बोले बेटे की वालदा मेरी खाला की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उन्होंने मरते हुए खाला से वादा लिया था कि वो इनके बेटे का ख्याल रखेंगे, जिस वादे को निभाने के लिए खाला ने उनके बेटे को भी अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के बाद खाला ने 1 महीने के अंदर अंदर अपने मुंह बोले बेटे की शादी करने का फैसला किया। मैं तो शादी की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने तमाम काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे, क्योंकि खाला की बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत न थी कि वो तमाम इंतजामात अकेले संभाल पाते, इसलिए मैंने उनका हाथ बचाने के लिए तमाम इंतजामात अपने ज़िम्मे ले लिए। वो मेरी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैंने उनकी इतने मुश्किल वक्त में मदद की। जब हम खाला के मुंह बोले बेटे की बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे तो वहाँ सब लोग आपस में बातें करने लगे कि इतना सब कुछ कौन किसी गैर के लिए करता है, लगता है ये औरत इसकी रिश्तेदार है जिसकी वजह से वो इस लड़के की मदद कर रही है। एक और औरत बोली ये लड़का इसकी सहेली का दोस्त है और उसने अपनी मरती हुई दोस्त से वादा किया था कि वो इसके बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगी, इस वजह से ये आज अपना वादा निभाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर मौजूद हर इंसान अपने मुंह की बात कर रहा था। खाला इन लोगों की बातों की तरफ तवज्जो दिए बगैर वहाँ पर मौजूद लोगों से मिल रही थी। हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो घर में रौनक हो जाएगी, मगर खाला ने दुल्हन के घर वालों को कह दिया कि लड़के का अपना घर बार है, इसलिए वो अपनी दुल्हन को अपने घर लेकर जाएगा, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं दुल्हन का पूरा ख्याल रखूंगी, मगर मेरा बेटा दुल्हन को मेरे घर लेकर नहीं जाएगा, बल्कि इसका अपना घर है जहाँ पर दुल्हन को ब्याह कर लेकर जाएगा। खाला की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर लोगों की ज़बान को ताला लगा, क्योंकि सब लोग अपने मुंह की बातें बना रहे थे कि ये औरत क्या दुल्हन को अपने घर लेकर जाएगी और लड़के का अपना भी कोई घर बार है। दुल्हन के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि तमाम रिश्तेदार ऐसी बातें क्यों बना रहे हैं, और खाला की इस बात के बाद सब लोगों को चुप लग गई। खाला ये सब बातें इस वजह से बुलंद आवाज में कर रही थी ताकि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को पता चल जाए, क्योंकि उन्हें इनकी तमाम बातें बिल्कुल भी पसंद ना आ रही थी। जब हम दुल्हन को रुखसत करवाकर खाला के मुंह बोले बेटे के घर गए तो खाला ने कहा कि हमें एक रात यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि दुल्हन को अकेला छोड़ना मुनासिब बात नहीं। वो क्या सोचेगी कि मुझे पहले दिन ही अकेला छोड़कर ये लोग चले गए हैं। हमें खुदगर्जी नहीं दिखानी चाहिए। मुझे भी इनकी बात में वजन महसूस हुआ। वहाँ पर एक रात रुकने के बाद हम दोनों घर वापस आ गए। मेरी जिंदगी मामूल के मुताबिक ही चल रही थी। मेरी जिंदगी में इस वक्त इंतशार पैदा हुआ जब मेरे लिए एक औरत रिश्ता लेकर आई, जो कि खाला के मुंह बोले बेटे की बीवी के रिश्ते में से चच्ची लगती थी। उसने मुझे शादी में अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। जब खाला को उनके आने का मकसद पता चला तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। खाला तो इनके खानदान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए उन्हें किसी भी छानबीन की जरूरत न पड़ी, मगर उन्होंने कुछ दिन रुककर जवाब देने का कहा। जब औरत चली गई तो खाला ने मुझे अपने पास बिठाकर समझाया और कहा कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं तुम्हारा बोझ मजीद उठा सकूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर की कर दूं, ताकि तुम अपने ससुराल में अपने शौहर के हमरा अच्छी जिंदगी गुजारो। अब अल्लाह ने इतना अच्छा वसीला बनाया है तो मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रजामंदी के बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहती। मुझे खाला की बातों में वजन महसूस हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मैं आपको अपने वालिदैन की जगह समझती हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझ पर यकीन रखो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। फिर उन्होंने इस औरत को बुलाया, उनको मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने कहा कि हमें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो बस आप अपनी बेटी का हाथ दे दे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जहेज एक लानत है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, इसलिए हम कोई भी जहेज की डिमांड के बगैर सिर्फ अपनी बहू को यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। खाला को इनकी बात बहुत ज़्यादा पसंद आई, मगर उन्होंने कहा कि आखिर मैं अपनी बेटी को चंद जोड़ों में तो रुखसत कर सकती हूँ, इससे मुझे बिल्कुल भी मना नहीं कीजिएगा। तो इस औरत ने खाला की बात को मान लिया। मेरी शादी मेरे ससुराल में घर के सबसे छोटे बेटे से हो रही थी। खाला ने मुझे उनके खानदान के बारे में सब कुछ बता रखा था कि सब लोग बहुत अच्छे थे। मेरे 2 देवर और एक जेठ था जो कि अपनी अपनी नौकरी करते थे। खाला को भी मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा पसंद थे। खाला ने तो मेरे मामले में चटमंगनी और पट ब्याह वाला काम किया। जब मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई तो मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे अंदाज में किया गया। मेरा भरा पूरा ससुराल था। सब लोग अपनी अपनी नौकरी में ही मगन रहते। मैंने चंद ही दिनों में अपने ससुराल वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। वो सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। खास तौर पर मेरा शौहर मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, हर वक्त मेरे ही गुण गाता रहता था। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो अभी वो ज़रूरत मेरे मुंह में ही होती थी कि मेरा शौहर इसको पूरा कर देता था। शादी के बाद मेरे शौहर ने मेरे सामने इस बात का एतराफ़ किया था कि मैंने तुम्हें शादी में पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ से इसरार करके तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजा था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था और ना ही खुद से दूर होते हुए देख सकता था। इस वजह से मैंने कोई वक्त ज़ाया किए बगैर तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया। वो मेरे लिए इतना कुछ करते थे तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी उनकी तमाम बातों को मानूं, और उनकी बातों में से सिर्फ उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं इसके घर वालों की हर बात को मानूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे ये सब कुछ इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं इस घर में सबसे छोटा बेटा हूँ, इसलिए सब लोगों को इकट्ठे जुड़े हुए देखना चाहता हूँ। जिस तरह हम सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाद में भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते रहें। ऐसा ना हो कि तुम्हें सब लोग इस बात का इल्जाम दें कि तुम्हारी वजह से हम लोग अलग हो गए हैं। इसलिए मैं इनकी तमाम बातों का एहतराम करते हुए इनके घर वालों की हर बात को मानने की कोशिश करते, कभी भी उनकी किसी बात से इनकार न करते। इसलिए चंद दिनों में ही मैंने उनके दिलों में जगह बना ली। अगर किसी को भी मेरी कोई मदद की जरूरत होती तो मेरे पास आ जाता था। मेरी सास मुझसे अक्सर कहा करती थी कि तुम जो सबके काम करते हुए थकती तो नहीं हो। मैं उनसे कहती कि मैं तो इनके दिलों में जगह बनाना चाहती हूँ। ये ना हो कि मैं इनके कामों से अपना दिल चुराती हूँ। मुझे काम करने से बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होती। मैं ये सब कुछ इसलिए करती हूँ कि ये सब लोग मुझे पसंद करने लगे, क्योंकि मैं इन सब के आखिर में आई हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी किसी भी गलती की वजह से ये लोग मुझे गलत समझना शुरू कर दें। इसलिए मैं भी बिना कोई मुंह नाक चढ़ाए इनके काम कर दिया करती थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करना था। मेरी सास ने घर में अमन की फिजा को कायम रखने के लिए सबको अलग कर दिया। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, मगर जब सास ने फैसला खुद अपने सर पर किया तो मैंने भी उनके इस फैसले को दिल से कबूल कर लिया। सब लोग अलग हो गए थे और अपने काम खुद किया करते थे। इस सब के बाद मेरी जेठानी को बहुत ज्यादा मसला होता था, क्योंकि उसके भाई की वफात के बाद से वो अपने भतीजे को संभालती थी। मेरी जेठानी नौकरी करती थी। जेठानी काम पर जाते हुए अपना 3 साल भतीजा मेरे पास छोड़कर जाती। उन्होंने इस सिलसिले में मुझसे मदद मांगी थी। मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद करने का फैसला किया, क्योंकि घर में इतने ज्यादा काम तो नहीं थे। मैंने उनकी बात को मानते हुए उनके भतीजे को अपने पास रखने पर आमादा हो गई। वो मुझसे ढेर सारी बातें करता, वो इतनी बातें करता था कि मैं सारा दिन उसकी बातों पर हंसती रहती। मेरी सास कहती कि इसकी जुबान के आगे तो कोई भी ब्रेक नहीं है। एक दिन बातों बातों में बोला, आप बहुत प्यारी हो, इसलिए मेरी फुफ्फो सबको आपकी तस्वीरें भेजती हैं, फिर बदले में वो पैसे देते हैं। ये सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे बच्चा ऐसे ही बात कर रहा है, मगर जब मैंने बातों बातों में इसको दोबारा से कुरेदा तो उसने वही बात दोहराई जो कि उसने मुझे पहले बताई थी। तो मैं गुस्से से जेठानी के ऑफिस जा पहुंची, पर हैरत हुई जब सब मेरे आगे पीछे घूमते मुझसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। वो सब लोग मेरी तारीफ में जमीन और आसमान की किताबें मिला रहे थे। मुझसे इन लोगों में से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं जल्दी से जेठानी के पास जाने लगी, पर लगा सर पर आसमान टूट पड़ा है, क्योंकि सामने दीवार पर अपनी तस्वीर का बहुत बड़ा फोटो फ्रेम देखा जो कि दीवार पर लगा हुआ था। सब लोग कह रहे थे कि हमारी मैडम तो बहुत प्यारी हैं, इसी वजह से तो अपने हुस्न के जरिए से बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। अपनी तस्वीर लगा रखी है, मगर अपना चेहरा तो कभी किसी को नहीं दिखाया। शुक्र है आज मैडम के चेहरे के दर्शन भी हो गए। इन लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं जल्दी से जेठानी के ऑफिस में दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर मेरे तो सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरी जेठानी चेहरे पर नकाब डालकर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि शायद इनको घर में ही नकाब करने की आदत है, मगर ऑफिस में भी उन्होंने नकाब डाला हुआ था। अब तो मेरे जहन में बहुत सी बातों के झक्कर चल रहे थे, जिनका जवाब मुझे मेरी जेठानी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता था। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करती, उन्होंने मुझे सख्ती से खामोश करवा दिया और कहा कि हम बाहर चलकर बात करते हैं। मगर मैं उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार न थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। वो मेरे तेवर देखकर शुष्ता रह गई। उन्होंने मुझे आंखों ही आंखों में खामोश रहने का अंदिया दिया, मगर मैं उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार न थी। तो वो मुझे बाजू से पकड़कर खींचने के अंदाज में ऑफिस से बाहर ले गए। मैंने उनसे बहुत सारी बातें कह डाली, मगर उन्होंने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब न दिया। मुझे उनके अंदाज देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत करते हुए अपना बाजू उनके हाथ से छुड़वा लिया और उनसे कहा कि आप मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। मैंने हमेशा आपकी मदद की है, लेकिन जो बात मुझे पता चली है इसकी वजह से मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, जिनके जवाब आपके लिए देना जरूरी है। मेरी बात सुनने के बाद उनके कदमों को ब्रेक लग गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने ये सब मजबूरी में किया है। मैं जानती थी कि तुम्हें एक न एक दिन इस सब के बारे में पता चलना था, मगर तुम्हें गुस्से के अंदाज में अपने ऑफिस के अंदर देखकर बहुत ज्यादा मैं घबरा गई थी। इसलिए दूसरे लोगों के सामने अपना सच छुपाने के लिए मैंने तुम्हें ऑफिस से इस अंदाज में घसीटा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ये सलूक नहीं करना चाहती थी, मगर इस वक्त ऑफिस में तमाम लोगों के सामने मुझे यही मुनासिब लगा, इसलिए मैंने वो सब कर डाला। इनकी बात सुनने के बाद मैंने अपने तेवर दुरुस्त किए, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर डाला था, लेकिन मैं सिर्फ उनसे सच्चाई जानना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर उन्होंने जल्दी से रिक्शे को रोका। हम दोनों इसमें सवार हो गए। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को अजनबी रास्ते पर जाते हुए देखा, क्योंकि मेरी जेठानी रिक्शे वाले को रास्ता बताती जा रही थी। वो कह रहा था मैंने कभी इस रास्ते को न देखा था। मुझे लगा कि हम दोनों घर की जानिब रवाना हो रहे हैं, मगर मेरी जेठानी तो मुझे कहीं और ही लेकर जा रही थी। मैंने कहा कि ये रास्ता तो घर की जानिब नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी और जगह लेकर जा रही हूँ, ताकि तुम्हें अपनी हकीकत के बारे में सब कुछ बता सकूं। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मगर अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात के सिलसिले में मुझे सच्चाई जानने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना था। इसके बाद हम एक वीराने में पहुंच गए, जहाँ पर एक पुरानी तर्ज का घर बना हुआ था। मेरी जेठानी ने कहा कि ये घर मेरे भाई का है। हम दोनों जब इस घर में दाखिल हुए तो घर देखकर मैं तो हैरान रह गई। वो अपनी नफासत का मुंह बोलता सबूत था। मैंने उनसे कहा कि आप जो कुछ मेरी तस्वीरों के साथ करती हैं, वो सब कुछ आपके भतीजे ने मुझे बता दिया है। उन्होंने कहा कि तुम मुझसे हर किस्म का सवाल बाद में कर लेना,
लेकिन इससे पहले मैं अपना नकाब उतार कर तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, ताकि तुम मेरे चेहरे को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा लो कि मैंने सब कुछ क्यों किया। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी के बारे में बताऊंगी। अगर मैं तुम्हें अपने चेहरे नहीं दिखाऊंगी तुम्हें शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। इससे पहले कि उनकी बातों के जवाब में मैं उन्हें कुछ और कहती, उन्होंने अपने चेहरे का नकाब उतार दिया। उनके चेहरे को देखकर मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी बोलती बंद नहीं हो रही थी, मगर मेरा चेहरा देखकर शायद तुम्हें मौत से घिन महसूस हो रही है। मगर यही सच्चाई है जिसकी वजह से मैं हर वक्त अपने चेहरे को छुपाए रखती हूँ, ताकि कोई भी मेरे चेहरे को न देख सके। तुम्हारे जेठ से भी अपना चेहरा मैं छुपा कर रखती हूँ, क्योंकि मैं इनको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना चाहती। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी महसूस हो रही है। ये सब कुछ आपके साथ कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने इंतहाई खराब कंपनी का मेकअप इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे मेकअप के बारे में कुछ खास समझ ना थी। तो जो मेरी समझ में आया मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरा आधा गाल बिल्कुल ही दानों की नजर हो गया। मैंने बिल्कुल भी इस पर तवज्जो न दी। मुझे लगा कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे चेहरे का ये हाल हो गया है। अब ये एलर्जी बढ़ती जा रही है और ये बढ़कर मेरी गर्दन के गिर्द घेरा तंग कर रही है। मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि जब ये एलर्जी मुझे शदीद तंग करती है तो मुझ में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मैं अपने चेहरे को ढांप कर रखती हूँ, क्योंकि सूरज की रोशनी में ये बिल्कुल सुर्ख हो जाती है। मैंने एक डॉक्टर के पास इसका इलाज भी रखा हुआ है, मगर वो मुझे इसकी कोई खास उम्मीद नहीं दिलवा रही, क्योंकि मैंने अगर शुरू से ही इलाज रखा होता तो डॉक्टर के मुताबिक ये एलर्जी ठीक भी हो सकती थी। मगर इसको भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं घर वालों से छुपकर इलाज कर रही हूँ, मगर कोई भी फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर ने मुझे कई बार कहा है कि मैं इस बीमारी के बारे में जल्दबाजी न दिखाऊं, मगर मैं इससे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी ही ऐसी है जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बात करना पड़ती है। मैंने उनसे कहा कि सारी बात के पीछे आपने मेरी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया, और ऑफिस के तमाम लोग मेरे हुस्न की गुन गा रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो मजीद राजों पर से पर्दा उठाती, मेरा फोन बजने लगा। जब मैंने फोन की जानिब देखा तो मेरे शौहर का नंबर जगमगा रहा था। मैंने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा कि मैं तो गुस्से की हालत में बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल आई थी। सब लोग मेरे बारे में परेशान हो रहे होंगे। तो मेरी जेठानी ने मुझे हौसला दिलाते हुए कहा कि तुम फोन तो उठाओ, हो सकता है तुम्हारे शौहर ने तुमसे कोई जरूरी बात करनी हो। तो मैंने जल्दी से शौहर का नंबर उठाया और स्पीकर पर डाल दिया कि जेठानी भी तमाम बातें सुन सके। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इतनी देर से घर से गायब हो, अम्मा तुम्हारे बारे में परेशान हो रही हैं। मैंने उनसे कहा कि बस मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। मैं करियाने की दुकान से सामान लेने के लिए निकली थी, वहीं मुझे देर हो गई है। घर वालों को बिना बताए घर से बाहर निकली हूँ, इसलिए बस मैं अब जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। जब जेठानी ने तमाम बातें सुनी तो उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई। उन्होंने माजरत करते हुए मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें इस तरह से अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था, मगर अपना चेहरा दिखाने के लिए यही वीराना ही मुझे सही लगा था, ताकि कोई भी मेरे बारे में न जान सके। उन्होंने कहा कि ज्यादा देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। हम दोनों जल्दी से निकले और घर की जानिब रवाना हो गए। जब मैं घर पहुंची तो मेरे शौहर ने पहले ही मेरी गैर मौजूदगी के बारे में सबको बता दिया था, इसलिए किसी ने भी मुझसे कोई सवाल न पूछा। लेकिन जेठानी को मेरे साथ देखकर हैरान हो गए, तो उन्होंने कहा मैं तो ऑफिस से आ रही थी तो रास्ते में इसको देखा, इसलिए दोनों इकट्ठे ही घर आ गए। मैं जल्दी से कमरे में चली गई तो अपनी जेठानी के भतीजे को देखा, जो कि ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। मैंने उसको उठाया था ताकि उसे जेठानी के पास छोड़ाती। जैसे मैं उसको लेकर उनके कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने अपना नकाब उतारा हुआ था और अपने चेहरे पर दानों में से निकलती हुई पीप को साफ कर रही थी। ये मंजर देखकर मुझे बहुत ज्यादा हकारत महसूस हुई, मगर मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए उनके भतीजे को कमरे में छोड़ा, खुद बाहर की जानिब जाने लगी, मगर उनकी आवाज से मेरे कदम रोक लिए। उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे को दूसरी बार देखकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी इसको छोड़ने के लिए आ जाओगी। मैंने कहा कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, मगर इसके बारे में अपना इलाज जारी रखें, हो सकता है कभी आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा कि मैं तुम्हें अब बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों किया। मैं भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मुंतजिर थी, मगर गुज़श्ता रुकावटों की वजह से मैं उसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर चुकी थी। उन्होंने मुझे अपने पास पलंग पर बैठने के लिए जगह दी तो मैं खामोशी से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि उस वक्त की बात है जब तुम्हारी शादी मेरे देवर से हो रही थी। मैंने तुम्हारे हुस्न को देखा तो तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। उसी वक्त शादी में मुझे ऑफिस से कॉल आई कि ऑनलाइन काम करने के लिए मुझे पूरे ऑफिस को मेरी जरूरत थी, क्योंकि मैं ये काम बहुत अच्छे अंदाज में कर सकती थी, मगर ऑनलाइन दूसरे लोगों को चेहरा दिखाने के लिए मैं तैयार न थी, क्योंकि मेरा चेहरा इस काबिल न था कि मैं लोगों को दिखा सकती। तो इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीरें उनको सेंड कर दी ताकि उनको लगे कि ये लड़की ऑफिस में काम कर रही है। तस्वीर तो तुम्हारी थी, मगर इसकी जगह मेरा काम चल रहा था। इस बारे में किसी को भी पता न था, क्योंकि मैं ऑफिस में अकेली थी, मगर तमाम लोगों को बताने के लिए मैंने तुम्हारा फोटो इस दीवार पर लगा दिया ताकि लोगों को पता चले कि ऑनलाइन काम मैं कर रही हूँ। मगर वो तस्वीर तो तुम्हारी थी और काम मेरा था, इसलिए तुम्हें ऑफिस में देखकर तमाम लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया, क्योंकि सब लोग मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश थे और सब लोग ऑफिस में काम करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑनलाइन वर्कर थे, जिनको मैंने अपने पास बुलाया हुआ था। अक्सर मेरा भतीजा मेरा मोबाइल देखता रहता था, मगर मुझे पता नहीं था कि वो तमाम बातें इस अंदाज में बता देगा। क्योंकि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ तो मुझे इसके बहुत सारे पैसे मिलते थे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारी तस्वीरों का इस्तेमाल किया, मगर तुम इस बात पर यकीन रखो
कि मैंने उनको किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो, बल्कि तमाम सब घर वालों के काम आती हो, इसलिए मैं तुम्हारा बुरा करने का सोच भी नहीं सकती। मगर मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कोई और चारा न था कि कोई और रास्ता निकाल लेती, और ऑनलाइन काम करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इनकी डिमांड को पूरा ना करती तो वो मुझे अपने ऑफिस में रखने पर राजी न थे, क्योंकि ऑफिस के वर्कर्स की हैसियत से मुझे भी इनकी तमाम परेशानियों को हल करने में बराबर हिस्सा डालना था। इस वजह से मैंने इनकी बात को मान लिया। ऑफिस में मेरे चेहरे की एलर्जी के बारे में कोई भी नहीं जानता, और ना ही मैं किसी को अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पर कोई तरस खाए। इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, और मेरे हर वक्त नकाब में रहने पर मेरे शौहर को भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि ज़्यादा वक्त वो अपनी नौकरी में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से मुझे परेशानी नहीं होती। और तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। इसके बारे में डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई है कि ये बीमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी, और मैं इसी उम्मीद पर जिंदा रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने चेहरे की जानिब उठने वाली बुरी नज़रों से ज़्यादा उम्मीद को फोक के देती हूँ। मैंने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि आपके राज को अपने दिल में दफन करके इस कमरे से बाहर निकलूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया, तो मैंने उनसे कहा कि आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, और ये इंसानियत का फ़र्ज़ है। मेरी इस बात पर उन्होंने तशक्कुर भरी नज़रों से मेरी जानिब देखा।